हेलो एवरीवन। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैकेनिक्स को अलग से क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स क्यों कहा गया। क्लासिकल मैकेनिक्स सदियों से चला आ रहा फिजिक्स है जो हमारे इर्द गिर्द होने वाली हर प्रक्रिया को समझाता है, जैसे कि गाड़ियां कैसे दौड़ती हैं, पानी में और साउंड में वेव्स कैसे बनती हैं, प्लेन कैसे उड़ता है, प्लैनेट्स सन के अराउंड कैसे घूमते हैं इत्यादि। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं तो न्यूटन नाना जी को जरूर याद करते हैं। उन्होंने ग्रेविटी, फोर्सेस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से लेके हर चीज के बारे में बताया था। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स को अक्सर न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। आज से लगभग 120 साल पहले तक सबको लगा था कि फिजिक्स में शोध के लिए अब कुछ नहीं बचा। ऐसे लगा था कि हम ब्रह्मांड की हर फिजिक्स को जान चुके हैं, मगर हमेशा की तरह मानव को प्रकृति ने फिर से चुनौती दी। इस चुनौती के कारण क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। अब तक क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि हमें दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स की फिजिक्स अच्छे से समझा चुका था, मगर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते, उनकी फिजिक्स को समझाने में असफल रहा। लोगों को नई मैकेनिक्स की जरूरत तब लगी जब एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात आई। क्लासिकल मैकेनिक्स इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाया था। तब एक हीरो ने एंट्री मारी और वो थे मैक्स प्लैंक। सन 1900 में दिसंबर का महीना था। उन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए बनाया गया एक लॉ अनाउंस किया, जिसे हम अब प्लैंक्स लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसमें अलग अलग एनर्जी पैकेट से बने क्वांटा का जिक्र किया और नई मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तब तक जो मैकेनिक्स जानी जाती थी वो सारी मैकेनिक्स को मान ली गई मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहा गया। इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को मॉडर्न फिजिक्स की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद से क्वांटम मैकेनिक्स ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बस चलती गई या फिर कहिए कि दौड़ती गई। क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक और सब एटॉमिक दुनिया को समझाने का जरिया बनते गई। इसके बाद नील्स बोर ने अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की थियोरी में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को समझाया। कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब कि वो क्वांटा की इंटीग्रल मल्टीपल होती है, उसका कोई फ्रैक्शन नहीं होता। क्वांटाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए ऊपर दिए गए लिंक से मेरे एक एनिमेटेड वीडियो को देख लेना, आपको क्वांटाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के और भी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को देख लोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी टेढ़ी खीर तो है, इसलिए बोर ने उस टाइम कहा था कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स ने आपको अचरज में नहीं डाला, मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में ही नहीं आई। उस टाइम वेव थियरी ऑफ लाइट काफी प्रचलित थी। क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको भी फेल कर दिया था और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स से समझाने में सफल रहे। फिर 1924 में आए राजकुमार डी ब्रॉय, जिनकी थियरी ने सबको हिला के रख दिया था। आमतौर पर लोग क्वांटम मैकेनिक्स को आइंस्टाइन के नाम से जोड़ते हैं, मगर मैं तो यही मानती हूं कि डी ब्रॉय क्वांटम मैकेनिक्स के कर्ता धर्ता हैं। कोई इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकता है कि वो ये सोचे कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल और वेव एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटरी यानी कि पूरक है। उन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को रखा। कहा कि अगर वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो फिर पार्टिकल भी एक वेव की तरह बिहेव करेगा, जिसपे आगे जाके श्रोडिंगर ने काम किया। फिर हाइजेनबर्ग, डिरैक और दूसरे दिग्गजों के काम से एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया की जानकारी दी गई, जो एक फिजिक्स का महत्वपूर्ण ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स बना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों की अपनी अपनी तरीके की पहुंच है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में जो पार्टिकल होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में वेव की तरह बिहेव करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन आदि को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में चीजों की गति को सही से नाप सकते हैं हम, और उनको अच्छे से ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपको एक पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, मोमेंटम और उस पर लगने वाला फोर्स पता हो, तो आप उसके फाइनल पोजीशन के साथ साथ उसका सारा फ्यूचर बता सकते हैं।
अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अगर उससे भी काफी कम है, तो वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होंगे और इन पे आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर होती है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे असफल होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हर चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। इसमें हर रिजल्ट अप्रोक्सीमेट होता है, कोई रिजल्ट यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि क्लासिकल मैकेनिक्स को भी क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोक्सीमेशन माना जाता है। यहाँ पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की काफी भूमिका होती है, जो कहता है कि आप पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ एक समय पर मेजर नहीं कर सकते। इसके कारण आप क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल का फ्यूचर नहीं पता कर सकते, क्योंकि आपको उस पार्टिकल का इनिशियल स्टेट ही एक्यूरेटली नहीं पता होता। मान लीजिए कि आप एक क्वांटम पार्टिकल हैं, तो आप दोनों डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक साथ एक ही समय पर तब तक घूम रहे हैं जब तक कोई आपको देख ना ले। वैसे ही श्रोडिंगर की कैट को जब तक कोई डिब्बा खोल के देख ना ले, तब तक वो जिंदा भी है और मरी हुई भी है। मतलब कि जब तक आप डिब्बा खोल के देख ना लें, तब तक दोनों प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं, कैट के जिंदे होने की प्रोबेबिलिटी भी और मरे हुए होने की प्रोबेबिलिटी भी। ऐसी अनसर्टेनिटी के वजह से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स सही लगता है, कभी कभी तो क्वांटम मैकेनिक्स बड़ा बेकार लगता है। आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स को अपनी इर्द गिर्द दिखने वाली चीजों पर लगाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक दुनिया की नजरिए से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको सही दिशा दिखा रही है। यहाँ पर सब खेल वेलोसिटी का है। बॉडी की वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है तो क्लासिकल मैकेनिक्स, और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर है तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की खासियत यह है कि आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ध्यान में रख के इसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर भी लगा सकते हो, मतलब कि इस पर भी और इन पर भी। तो जब दोनों प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है तो दो अलग अलग थियरीज क्यों यूज करें, हम क्वांटम मैकेनिक्स ही यूज कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।